आजकल हम देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कई तरह की एसआईपीज यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं और ऐसे में लाजमी है कि एक निवेशक जिसको निवेश करना है वो कंफ्यूज हो जाए कि उसके लिए किस तरह की एसआईपी सही है और कौन सी एसआईपी करके आप कमा सकते हैं सबसे ज्यादा मुनाफा। तो योर मनी में आज हमारा फोकस इसी पे होगा। आपको समझाएंगे कि एसआईपी क्या होती है और जितने तरह की एसआईपीज बाजार में फिलहाल मौजूद है जो निवेश का जरिया है उसमें से आपके लिए कौन सी सही है। और इस पूरी चर्चा में आज मेरे साथ है बोनांजा पोर्टफोलियो के अचिन गोयल। अचिन, आपका स्वागत है। हम कहते हैं कि अगर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है और म्यूचुअल फंड के जरिए रास्ता अपनाना चाहते हैं तो एसआईपी के जरिए आप निवेश कीजिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कई तरह की एसआईपीज यहाँ बाजार में मौजूद है, जैसे कि परपेचुअल एसआईपी जो कि कई सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां बेच रही हैं, स्टेप अप एसआईपी है और साथ ही फ्लेक्सी एसआईपी और पॉज एसआईपी। अब इसमें से एक एक करके हम समझाएंगे दर्शकों को कि ये एसआईपीज का मतलब क्या है, कैसे इनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिटर्न के लिहाज से तो कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपकी डिसिप्लिन में किस तरह का बदलाव आ सकता है। सबसे पहले मुझे बताइए कि परपेचुअल एसआईपी क्या होती है। जी कविता, जैसे हमने बोला कि निवेश जो है वो सबसे पहले हमारी आदत होनी चाहिए, मजबूरी नहीं है। मैं सबको बोलता भी हूँ, कभी कभी लोग मजबूरी में निवेश करते हैं। एक मजबूरी आती है टैक्स प्लानिंग। हाँ, लोग टैक्स प्लानिंग के टाइम पे बोलते हैं कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि हम नए फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में अगर हम डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करेंगे तो एक हमें अच्छी रिटर्न्स और अच्छा पोर्टफोलियो बिल्टअप कर सकते हैं। जैसे आपने बताया बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इन्वेस्टर के पास। एसआईपी सबको पता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बट जैसे आपने बोला परपेचुअल एसआईपी है। परपेचुअल एसआईपी का मतलब ये होता है कि आपने जब एसआईपी का फॉर्म भर रहे हैं आपने वहां पे परपेचुअल की मतलब वो जाता रहेगा जब तक आप रुकेंगे नहीं। तो हर महीने एक निर्धारित जो मूल्य है वो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। उससे एक डिसिप्लिन बना रहता है। आपको पता होता है कि बैंक में मुझे कम से कम इतना रुपया छोड़ना है जो मेरा निवेश हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, कभी लोग 1 साल 2 साल या 3 साल की अवधि के लिए निवेश करते हैं और जब वो अवधि खत्म होती है उसके बाद उसको रिन्यू नहीं करते हैं या दिमाग से निकल जाता है या जहां पे निवेश किया वहां से कभी रिमाइंडर नहीं आते हैं और वो एक जो डिसिप्लिन है ब्रेक हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी है एसआईपी के लिए कि जो भी यंग इन्वेस्टर्स हैं हमेशा उनको देखना चाहिए कि एक लंबी अवधि जब है हमारे पास तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी हम निवेश कर रहे हैं, तो हमें एक नियमित रूप से निवेश करना चाहिए। और परपेचुअल एसआईपी जैसे नाम ही बताता है परपेचुअल, तो आज के टाइम में म्यूचुअल फंड में 2099 ईयर लिखा जाता है परपेचुअल का मतलब कि जब तक आप जितना लंबा हो सके उतना लंबा आप बने रहिए उस निवेश। और अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं तो आप कभी भी स्टॉप एसआईपी कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी हम भरें तो परपेचुअल एसआईपी ही भरना चाहिए नॉर्मली इन्वेस्टर को। और इसके लिए कोई समय की अवधि हमें मार्क इन करनी होगी, 30 साल 35 साल, कम से कम इतनी लंबी अवधि को तो परपेचुअल एसआईपी हम कहेंगे ही। देखिए, जैसे मैंने बोला कि परपेचुअल जब हम वर्ड मानते हैं तो हमें फिर भी उसको क्वांटिफाई करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड के फॉर्म पे 2099 मेंशन है। मान के चलें कि 2099 तक जो है परपेचुअल है, जब तक आप है तब तक एसआईपी चलती रहेगी। जो यंग इन्वेस्टर है 30-35 का, उसके लिए परपेचुअल भरना चाहिए। बट अगर किसी इन्वेस्टर की उम्र 50 साल है तो उसको परपेचुअल एसआईपी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके जो गोल्स है, रिस्क प्रोफाइल है, उसको विड्रॉल भी करना है कंटिन्यूअसली, तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, आप यंग निवेशक हैं, तो परपेचुअल एसआईपी आपके लिए है, क्योंकि ऐसे में एक डिसिप्लिन आपका बन जाएगा और हर महीने आप पैसे निवेश करेंगे म्यूचुअल फंड में और एसआईपी का फायदा बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी की। जब आप निवेश करते हैं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में और ईयरली अगर आपके निवेश को बढ़ाने की क्षमता है तो आप पहले से ही स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। इसके क्या फायदे हैं और इसे कैसे किया जाए? देखिए, स्टेप अप एसआईपी जैसे नाम बताता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें तो एक कांस्टेंट एसआईपी होती है, एक स्टेप अप एसआईपी होती है। जो स्टेप अप एसआईपी है वो हमारी फाइनेंशियल गोल्स, हमारी रियल लाइफ से बहुत कोरिलेट करता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको अपने किसी लक्ष्य को पाना है, उसे मुमकिन होते हुए देखना है, तो अपने निवेश को बढ़ाना भी होगा। फिलहाल अगर आपकी क्षमता नहीं है निवेश करने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हर साल निवेश को बढ़ाएंगे और आपका लक्ष्य अचीव हो जाएगा, तो स्टेप अप एसआईपी आपके लिए बहुत जरूरी है और सबसे आसान रास्ता है अपने लक्ष्य को हासिल करने का। आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे मैंने बोला कि हमारी जो निवेश है वो हमारी इनकम पावर के ऊपर डिपेंड होती है। अभी अगर हमें पता है कि हमारी इनकम हर साल या हर दूसरे साल बढ़ने वाली है तो हमारा निवेश भी बढ़ना चाहिए, जो लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। तो स्टेप अप एसआईपी वहां पे बहुत अच्छा काम में आता है और इसका एक फायदा जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे उसका चुनाव हमारे पास है। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो स्टेप अप में आपको 2 चीजें देनी पड़ती हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी, कि मैं किस फ्रीक्वेंसी पे चाहता हूं। अगर मैं इनकम को जरिया मानता हूं तो नॉर्मली एनुअल बेसिस पे मुझे करना चाहिए कि एनुअली मेरे को अपना 10% से ग्रोथ कर देना चाहिए एसआईपी अमाउंट। मिनिमम उसमें आपको 500 रुपए का स्टेप अप का देना पड़ेगा, तो एक अमाउंट होता है। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, कि आप क्वार्टरली करना चाहते हैं, हाफ ईयरली या एनुअली। तो जस्ट मैं आपको इसमें एक मंथली बेसिस के ऊपर एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं मंथली एक निवेश करता हूं 1000 रुपए पर मंथ का,
और मैं मान के चलता हूं कि जो मेरी रिटर्न्स हैं जो मुझे मिल रही हैं 15% पर एनम के हिसाब से रिटर्न्स मिल रही हैं। राइट। तो 12 महीने में 12,000 रुपए निवेश किया और मेरे को अराउंड 13,000 रुपए के आसपास मेरी फाइनल वैल्यू होगी रिटर्न्स के साथ। जी। यही मैं बोलता हूं कि मुझे क्वार्टरली 500 रुपए से अप करना है, बढ़ाना है। जी। तो दो चीजें हुई, एक तो मेरा निवेश बढ़ गया 500 रुपए से, और जो मेरी वैल्यू है वो 13,000 रुपए की जगह 21,000 रुपए हो जाती है। हाँ। तो अगर मैं 7,000 और 13,000 देखूं तो जो डिफरेंस है वो मोर देन 50% पड़ता है। तो स्टेप अप एसआईपी में एक नियमित रूप से आपका जो निवेश है वो बढ़ता रहता है। फाइनेंशियल गोल जिनको हम लक्ष्य बोलते हैं, हम जल्दी उसकी ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा, जब एक डिसिप्लिन हमारे बैंक में से एक बढ़ती हुई रकम जा रही है तो शायद मेरे खर्चे भी उतनी कंट्रोल होंगे। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन, इस तरह की एसआईपी का चुनाव क्या मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले ही सिलेक्ट कर लेना होगा, या अगर मेरा निवेश चल रहा है, अगर मान ले हम परपेचुअल एसआईपी हमारी चल रही है लेकिन अब हमको लगता है कि निवेश बढ़ाने की जरूरत है, तो स्टेप अप एसआईपी को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, बीच में चेंज कर सकते हैं? आप जो है, अगर आपकी नियमित को एसआईपी चल रही है तो आप उसमें ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको स्टेप अप करना है, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फ्लेक्सी एसआईपी की। जैसा कि ये नाम है बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन किस तरह के निवेशकों के लिए ये सही है? फ्लेक्सी एसआईपी, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जब हम मार्केट में निवेश करते हैं तो इन्वेस्टर को नहीं पता कि मार्केट में अच्छा टाइम है या बुरा टाइम है, हमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ एएमसीज ने या कुछ म्यूचुअल फंड्स ने एक अच्छे कॉन्सेप्ट लाया फ्लेक्सी एसआईपी। इसमें आप एक मिनिमम अमाउंट और आप एक मैक्सिमम अमाउंट भर दीजिए। कि जब भी आप एसआईपी का फॉर्म भर रहे हैं कि मुझे नियमित रूप से इतना अमाउंट करना है, बट अगर कोई कंडीशन मीट होती है तो मैं एक्स अमाउंट की जगह वाई अमाउंट कर सकता हूं जो ज्यादा है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है फ्लेक्सी एसआईपी काम करता है। अगर हम देखें, जैसे कोटक लाया था जो पीई, प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है आपका, उसके ऊपर कोटक ने एक फंड लाया है कि अगर 15 के नीचे पी है तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट है, बट एज अ निवेशक जब मैं फॉर्म भर रहा हूं तो मैं उसमें ये भी भर सकता हूं मेरी रेगुलर अमाउंट जो है 1,000 रुपए रहे, और अगर कोई कंडीशन मीट होती है तो 2,000 हो जाए। तो वो हमारे ऊपर चॉइस रहती है। अच्छा। दूसरा, इसमें और एक बेनिफिट है कि जब आपको एसआईपी रोकनी है, आपको लगता है इस मंथ में मेरे खर्चे ज्यादा हैं, मुझे इस समय 1,000 की जगह सिर्फ 500 रुपए निवेश करना है, नहीं करना है, तो आप 7 दिन पहले एएमसी को मार्क कर दीजिए कि मेरे इस मंथ की जो है एसआईपी का अमाउंट आप 500 रुपए कर दीजिए। तो वो एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है फ्लेक्सी एसआईपी में कि जहां पे निवेशक जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर सकता है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर ताजा हालात अगर हम देखें तो बाजार में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है, और ऐसे में कई बार जो निवेशकों की मनोस्थिति होती है कि अच्छा बाजार बहुत चढ़ गया है तो अब हमें म्यूचुअल से पैसे निकाल लेने चाहिए, और कुछ तो अपनी एसआईपी को भी बंद कर देते हैं, ये सोचे कि आगे चल के शायद बाजार गिर जाएगा तो उन्हें नुकसान होगा। इस तरह के समय में क्या फ्लेक्सी एसआईपी काम आ सकती है अगर मुझे अपने निवेश को बढ़ाना है? जैसे कि हम पोर्टफोलियो रिवैम्पिंग की भी बात करते हैं कि बाजार में आ रही तेजी को आप भुना सकते हैं अगर आप इक्विटी में ही बदल कर दीजिए अपने एक्सपोजर को लेकर। तो यहाँ पर फ्लेक्सी एसआईपी का मैं सहारा लेकर कुछ कर सकती हूँ? देखिए, फ्लेक्सी एसआईपी के जो अभी तक कॉन्सेप्ट आए हैं वो डील करते हैं कि अगर आपका मार्केट नीचे जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि पीई रेशो नॉर्मली अगर आप देखेंगे निफ्टी 20 के पीई पे रहता है, तो जैसे एक बेंचमार्क है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा कोरिलेट म्यूचुअल फंड से ना करे रियल लाइफ में, बट अगर 15 के नीचे जाता है तो बोलते हैं कि निफ्टी बहुत अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग रैली। अगर आप देखेंगे निवेशकों का क्या मनोस्थिति होती है कि अगर नीचे जा रहा है तो लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि उसको इस समय ज्यादा निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। तो उस वक्त अपनी फ्लेक्सी एसआईपी को आप बढ़ा सकते हैं, उसका अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। 7 दिन पहले आपको एएमसी को बोलना होगा कि इस महीने की जो एसआईपी आप हमारे अकाउंट से काटेंगे, निकालेंगे, उसमें आप इतना अमाउंट बढ़ाकर निकाल दीजिएगा, और बाद में पुराने अमाउंट वापस आने के लिए क्या वापस से कॉल करना पड़ेगा? नहीं, वो एक आप जिस महीने में के लिए आप करते हैं वो सिर्फ उसी मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपको अगले मंथ में वापस कम ज्यादा करना है तो आपको वापस मैनुअल इंटरवेंशन देनी होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पॉज एसआईपी की। जैसा कि अर्चना आप मेंशन भी कर रहे थे कि कई बार अगर आपके हाथ टाइट है, थोड़ी सी तंगी है फाइनेंशियली, तो आप अपनी एसआईपी को रोक भी सकते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि एसआईपी को रोकिए मत, एसआईपी का कारण ही यही है, उसकी वजह ही यही है निवेश करने की, ताकि आप डिसिप्लिन मेंटेन रखें और आपका निवेश रुके नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आपका निवेश रुक जाता है तो यहाँ पॉज एसआईपी कैसे काम आती है? जैसे अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है पॉज एसआईपी की। जब भी आपको लगता है कि आप कि किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप अगले 2 से 3 महीने निवेश नहीं कर सकते हैं, तो आप पॉज एसआईपी का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इस ऑप्शन को नहीं देते हैं, मतलब गिने चुने कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस ऑप्शन को देते हैं निवेशकों को। तो आप पॉज एसआईपी मैक्सिमम 3 मंथ के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप जो है एक ही बार कर सकते हैं एसआईपी में। तो दो कंडीशन है म्यूचुअल फंड्स की। बट जैसे ये कि क्या हमें पॉज करना चाहिए एसआईपी को अगर आप निवेश कर रहे हैं तो, और
2 से 3 महीने में अगर आप कुछ अमाउंट बचा पाएंगे, क्या उससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति रियली में डिफरेंट हो जाएगी, वो एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इसके लिए एक रणनीति जो आपको हमेशा अपनानी चाहिए अपने हर निवेश के लिए, अपने हर पोर्टफोलियो के लिए, कि जैसे ही पैसे आए पहले आप निवेश कर दीजिए, बचा लीजिए और उसमें से जो बचा है उसे खर्च कीजिए। लेकिन यहाँ पर मुझे ये बताइए कि जितनी भी एसआईपी फिलहाल लोगों की चल रही होगी, उसमें ये तमाम ऑप्शंस क्या हम अपना सकते हैं जरूरत के हिसाब से? जी, जैसे जो भी एसआईपी चल रही हैं, आप ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आजकल एएमसीज भी काफी, जैसे बोलते हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज चल रही है मैं नहीं कर सकता हूँ। और अगर नहीं भी होता है तो आपके पास ऑलवेज ऑप्शन है कि अपनी एसआईपी स्टॉप करके नई एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए। बिल्कुल, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है। हो सकता है मेरे को एएमसी बोले कि नहीं, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपकी रनिंग एसआईपी पे नहीं, बट नई एसआईपी पे है। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो मेरे को लगता है होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज इन्वेस्टर के पास कभी भी ऑप्शन है। आज एसआईपी करने में हम ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी में है, जहाँ पे कभी भी मैं स्टॉप कर सकता हूँ, कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और कोई फीस चार्ज करती है एएमसीज? नहीं, कोई इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए कोई फीस नहीं है, इनबिल्ट फीचर है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर किस तरह की एसआईपी आपके लिए, उस पर हमने चर्चा कर ली है। हम आपको यही कहेंगे कि आप परपेचुअल एसआईपी को अपनाइए और साथ ही फ्लेक्सी का जो फीचर है, फ्लेक्सी एसआईपी का जो फीचर है, उसको ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका निवेश बढ़ेगा भी और आपके लक्ष्य के करीब आप अपनी समय की अवधि में पहुंच पाएंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों से और लेंगे उनके सवाल। बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब हम लेंगे दर्शकों के सवाल। सबसे पहला सवाल सौमित्र कुमार का है और इन्होंने पीपीएफ पर सवाल पूछा है। इनके पिता का निधन हो गया है और पीपीएफ अकाउंट में ये नॉमिनी है। पूछ रहे हैं कि पैसे कैसे अब निकाल सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऑफिशियल हमें पेपर्स सबमिट करने होते हैं। इस बीच हमारे साथ सौमित्र फोन लाइन पे जुड़ भी गए हैं। सौमित्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आपने पीपीएफ के पैसे निकालने के लिए कोई फॉर्म भरा है? हाँ मैम, एक फॉर्म भरा था जी करके। जी भरा है आपने? जी जी। अच्छा, और आपने फॉर्म जी भर के उसको जमा कर दिया, उसके बावजूद आप पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं मैम, एक्चुअली पैसे आ गए, अभी परसों ही आए हैं। अच्छा, पैसे आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से आपने सही फॉर्म भरा है। लेकिन वो तमाम दर्शक जो ये प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, अचिन, मेरे ख्याल से उन्हें समझाना चाहिए। सौमित्र ने भी फॉर्म जी भरा है या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर ये फॉर्म जमा कर सकते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां पर भी उन्होंने खोला हुआ अकाउंट? जी, तो ऐसे केस में जो भी नॉमिनी होते हैं उनको फॉर्म जी, जैसे मैंने बताया, डेथ सर्टिफिकेट, अगर अमाउंट जो है 1 लाख रुपए के नीचे है तो प्रोसेस हल्का सा सरल है। आपको पासबुक लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद जो आपको एफिडेविट होता है, डिस्क्लेमर होते हैं, 3 एनेक्जर्स होते हैं फॉर्म जी के। फॉर्म एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3। एनेक्जर 1 होता है लेटर ऑफ इंडेमनिटी कि आप इंडेमनीफाई कर रहे हैं। एनेक्जर 2 होता है, यहाँ पे डिस्क्लेमर होता है एफिडेविट का। और एनेक्जर 3 अगर 1 लाख रुपए के ऊपर है जो रकम है, तो आपको जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा। पासबुक हो गया, सक्सेशन सर्टिफिकेट हो गया और साथ में फॉर्म जी है। तो ये आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए बैंक में और तकरीबन जो प्रक्रिया है वो 30 से 90 दिन की प्रक्रिया है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने की। और उसके बाद मुझे लगता है जैसे इनका भी पैसा आ गया है तो जो भी कोई निवेशक हैं बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजों में। चलिए सौमित्र जी, यहाँ पर अगर आपको पैसे मिल गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो तमाम दर्शक जो प्रक्रिया जानना चाहते थे, हम आपको बता दिया है क्या क्या वो जरूरी दस्तावेज हैं जो आपको लेकर जाने होंगे अगर पीपीएफ में नॉमिनी के तौर पर आपको पैसे निकालने हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेना चाहेंगे विकास का। विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उससे पहले उनका सवाल हमारे पास आया हुआ है, कुछ डिटेल्स दी उन्होंने अपने बारे में जो बताएंगे। हम 2 साल के लिए डेट फंड में निवेश करना है, लगभग 15,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं और क्या है अच्छे फंड, हमसे पूछ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है विकास का। हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है, कुछ और डिटेल्स हम चाहते थे, लेकिन अचिन जो भी जानकारियां दी हैं, 2 साल का समय है, यानी ये ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकते हैं अपने पैसे के साथ। और ऐसे में हम यही कहेंगे कि आप जितना हो सके डेट की ओर अपना रुझान रखें और डेट फंड इन्हें चाहिए एज पर चॉइस इनकी तरफ से, लेकिन वहां पर भी लगभग 3 साल तक आपको रुके रहना पड़ेगा। ऐसे में आप इन्हें क्या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स रेकमेंड करेंगे? टैक्सेशन के लिहाज से किस तरह से ये काम करते हैं? जी, टैक्सेशन के हिसाब से जैसे आपने बोला, मैं पार्ट बाय पार्ट देता हूँ। सबसे पहले तो जिनका जोखिम उठाने का कैपेसिटी है, जैसे बताया कि शॉर्ट टर्म 2 साल के लिए करने हैं और रिस्क प्रोफाइल ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकते हैं, तो इनको डेट फंड ही रिकमेंड किए जाएंगे। अभी डेट फंड में लॉन्ग टर्म डेट करना है या शॉर्ट टर्म डेट करना है? देखिए, लॉन्ग टर्म डेट निवेशकों को तब सजेस्ट करते हैं हम लोग जब उनकी निवेश की अवधि हल्की सी लंबी हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट फंड में इंटरेस्ट रेट की वजह से जो उतार चढ़ाव आते हैं उसकी वजह से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न मिल जाए। बिल्कुल, हाँ। तो क्योंकि इनकी निवेश की अवधि 2 साल की है तो इनको शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म डेट फंड
फंड्स, वो डेट फंड्स जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ओके। अब आती है टैक्सेशन का मैटर। टैक्सेशन में कोई भी अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो कम से कम 3 साल तक आपको निवेश करना चाहिए, उसके बाद आप इंडेक्सेशन के लिए एप्लीकेबल हैं। क्योंकि इनकी अवधि 2 साल की है, तो जो भी कैपिटल गेन्स होंगे वो इनकी इनकम का पार्ट बन जाएंगे, और जो भी इनकम टैक्स भरते हैं उसी परसेंटेज में इनका इनकम टैक्स उस कैपिटल गेन्स पे लगेगा। विकास ने हमें ये जानकारी नहीं दी है कि 2 साल का जो निवेश करना चाहते हैं 15,000 रुपए का, ये किस उद्देश्य से है। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल भी रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है और केवल 2 साल का ही समय है, तो क्या हम इन्हें डेट फंड्स के आगे भी सोचने की सलाह दे सकते हैं? देखिए, जैसे जो डेट फंड्स के आगे सोचना है या नहीं सोचना, ये डिपेंड करता है कि उनका लक्ष्य क्या है। अगर मेरा लक्ष्य ऐसा है कि 5 साल की अवधि है, तो डेफिनेटली मैं इनको MIPs रिकमेंड करूंगा, जहां पे पार्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है। बिल्कुल, हाँ, जी। और अगर ये जोखिम उठा सकते हैं और इनकी अवधि लंबी है, तो फिर मैं इनको बैलेंस या इक्विटी दूंगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये जोखिम बहुत ज्यादा नहीं उठा सकते हैं। तो मैं MIP से शुरू करूंगा, फिर बैलेंस और फिर इक्विटी पे। अभी के लिए फिलहाल जो इनको 15,000 का निवेश करना है, मैं समझता हूँ कि 3-3 अपना 1,000 रुपए जो है, 4,000 3,000 की, उसमें 4 डेट फंड्स मैंने रिकमेंड किए हैं। कोटक फ्लेक्सी डेट प्लान है, L&T शॉर्ट टर्म इनकम फंड है, ICICI प्रू शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड, SBI मैग्नम गिल्ड फंड। तो गिल्ड फंड से एक तो इनका रिस्क हल्का सा कम रहेगा, इनको लगेगा कि कुछ पोर्शन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी जा रहा है। और L&T शॉर्ट टर्म इनकम फंड हल्का सा कॉर्पोरेट डेट फंड है, जो इनकी रिटर्न्स को एक बूस्ट दे सकता है डेट फंड में। और कोटक फ्लेक्सी डेट कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में दोनों में निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो विकास, आपको जो सलाह चाहिए थी डेट फंड्स पे, वो हमने आपको दे दी है। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके आगे भी आप अपने निवेश पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं, डेट फंड के अलावा भी कुछ सोचना चाहते हैं, तो MIP कीजिए, या तो फिर आप बैलेंस फंड में भी निवेश कर सकते हैं। समय की अवधि केवल 2 साल की है। क्या उद्देश्य है आपका, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने मांगा था, आपको हमने डेट फंड्स यहां पर दे दिए हैं। इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और 28 साल के विनोद का सवाल लेते हैं। राजकोट से सवाल भेजा है इन्होंने। पूछ रहे हैं कि क्या 1 साल तक SIP के जरिए निवेश करने के लिए एकमुश्त लोन मिल सकता है या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और यहाँ पर अगर ये हर साल SIP का निवेश बढ़ाते भी हैं, तो नए फंड में निवेश करना जरूरी है या मौजूदा फंड में ही अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं या नहीं। अब 2 सवाल हैं, लेकिन समय कम है हमारे पास। क्या जवाब देंगे? क्या ये लोन ले सकते हैं एकमुश्त रकम पर? जी हाँ, ले सकते हैं। पर्सनल लोन भी ले सकते हैं या लोन अगेंस्ट शेयर सिक्योरिटीज भी ले सकते हैं, तो लोन तो ले सकते हैं। ओके। और जहां तक निवेश बढ़ाने की बात है, क्या मौजूदा फंड में ही बढ़ाएं या नया फंड शामिल करना पड़ेगा? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका कितना कॉन्सेंट्रेटेड फंड है। अगर आपने 2-3 फंड्स में निवेश चल रहा है और आपको लगता है कि एक नए रिस्क एपिटाइट वाले सेगमेंट में जाना है, कि अगर आप लार्ज कैप में और आपको स्मॉल कैप में जाना है, तो आपको नया फंड निवेश करना है। अगर आपको लगता है वेल डाइवर्सिफाइड है और टॉपअप कर सकते हैं, तो टॉपअप करना चाहिए। फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो हमने आपको सलाह दे दी। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए अर्जुन। और अगर योर मनी पर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जो कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग से ही जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने नाम के साथ ईमेल कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ ही फेसबुक के पेज पर जाके भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं @कविता_TH पर भी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।